चलिए, इंग्लैंड की क्रांति। अब तक जो हम लोगों ने पृष्ठभूमि बना ली है, उस पृष्ठभूमि को आधार बनाकर हम लोग इंग्लैंड की क्रांति को पढ़ने का प्रयास करें, और बिना पढ़े अगर हम जाएं तो भी कोई समस्या ना आए। पहला काम, हमारी बात हुई थी आपसे कि पहले तो आप अपना मैप पर अच्छी पकड़ बनाएं। कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ये पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर के प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो, इंग्लैंड की क्रांति के पहले एक पृष्ठभूमि पहले बन चुकी है, वो आप जान रहे हो। उसको आप चाहें तो आपके पास जो इंग्लैंड की क्रांति है उसको पृष्ठभूमि के रूप में वहाँ पर इंक्लूड कर दीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आपको पता ना हो, पहले से पता है। आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या हुआ था? पुनर्जागरण, सही है। पुनर्जागरण के बाद की घटना वैज्ञानिक खोज, है ना, वैज्ञानिक खोजें। इस वैज्ञानिक खोजों के बाद भौगोलिक खोजें, इस पर हमारी कल काफ़ी चर्चा हो गई। ये हमारे पास जो हमारे पास पहले से है वो इतना है। अब इंग्लैंड की क्रांति के पहले इंग्लैंड के संदर्भ में पृष्ठभूमि बनाना है ना। और 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर याद रखना है। पहला, इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, या ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना, ये हो सकता है 3 नंबर में पूछा जाए। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई है। और पहला नंबर क्या? इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है, जो 1215 में आया था। आपके पास नहीं है, वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा? इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कब आ गया? 1215 में। और एक महत्वपूर्ण घटना और है, वो है धर्म सुधार। उस धर्म सुधार में कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट का युद्ध, याद है ना? कैथोलिक बनाम किसका युद्ध? प्रोटेस्टेंट का युद्ध, सही है। ये एक बड़ी घटना है। ये प्रोटेस्टेंट बनाम कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट का युद्ध 1562 से कब तक चला? 1590 तक चलता है। ये हम जानते हैं, पहले से हुआ ना। यानी पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में एक धर्म सुधार हुआ था, और वो भी यही था। अब हमारे पास एक समाज का ढांचा था। उस समाज के ढांचे को, हर यूरोपीय समाज के ढांचे को कल हमने देख लिया था। यूरोपीय समाज, है ना। इस यूरोपीय समाज में सबसे पहले हमने किसको रखा था? राजा को। राजा के बाद पोप को, है ना। पोप के बाद सामंत को। लेकिन इधर क्यों लिख रहे हैं, पता चल गया आपको। कौन सा समाज है? ग्रामीण समाज। और इधर शहरी समाज, है ना। राजा, पोप, उधर में कौन है? सामंत। इसके बाद समाज में कौन सा वर्ग आएगा? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन रहेगा? व्यापारी, ठीक है। उसके बाद यहीं से अभी आगे हम पूंजीपति वर्ग को लेकर आएंगे, सही है। तो पहले पूंजीपति वर्ग लिख दे रहे हैं, पूंजीपति वर्ग। उसके बाद कौन सा वर्ग आने वाला है? मध्यम वर्ग आएगा, ठीक। मध्यम वर्ग में कौन लोग? व्यापारी लोग, है ना। उसके बाद समाज का निम्न वर्ग, जो शहर में रह रहा है, उसमें मुख्यतः कौन से लोग थे? श्रमिक लोग, ठीक है। इधर वाले में सामंत के अलावा कौन सा लोग रहेगा? कृषक रहेगा, और फिर भूमिहीन मजदूर रहेंगे। यही स्ट्रक्चर था ना। कल तक जो हमने देखा उसमें ये जानते हैं। अब जैसे ही कैथोलिक बनाम कौन सा युद्ध होगा? प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ के ये तीनों, और अगला कौन? सामंत। ये सब कौन सा धर्म अपनाएंगे? कैथोलिक धर्म के अनुयायी रहेंगे, कैथोलिक धर्म। और ये नीचे वाले सब भूमिहीन मजदूर, मध्यम वर्ग, ये कौन से लोग हैं? प्रोटेस्टेंट है। ऐसा ही भारत में भी हुआ था, हुआ ना, कि भारत में ब्राह्मण धर्म के विरोध में जैन और
बौद्ध धर्म आया था और जैन बौद्ध धर्म को समाज के व्यापारी वर्ग, कौन सा वर्ग, व्यापारी वर्ग और निम्न वर्ग ने अपनाया था। यहाँ पर भी देखिए मध्यम वर्ग यानी व्यापारी वर्ग और निम्न वर्ग ने नया धर्म कौन सा आया, प्रोटेस्टेंट, जो ज़्यादा तार्किक था। कैसा है, तार्किक है। ठीक है, अब इंग्लैंड की क्रांति में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कैथोलिक लोग, कौन से लोग हैं, ऊपर में देख लीजिए, तो उनको एक लाइन में लिख दूं मैं, कौन सा वर्ग, उच्च वर्ग। केवल ये कैथोलिक धर्म को मानने वाले यूरोप का पूरा समाज ऐसा ही है, यानी ब्रिटेन में भी यही होगा, फ्रांस में यही होगा, जर्मनी में यही होगा, इटली में यही होगा, सब जगह पर उच्च वर्ग का व्यक्ति कौन सा है, कैथोलिक धर्म वाला। और प्रोटेस्टेंट को कौन लोग मान रहे होंगे, मध्यम वर्ग, या ऐसे लिख दो सामान्य जनता। ठीक है, सामान्य जनता किस धर्म को मान रही है, प्रोटेस्टेंट को मान रही है। ठीक है ना। अब इसी पृष्ठभूमि में हम लोगों को इंग्लैंड की क्रांति के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इंग्लैंड की क्रांति की बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके कारण की खोज होगी, और कारण हमको यहीं से निकालना है। ठीक है ना। अब इंग्लैंड का पहले तो मैग्ना कार्टा आया। ये मैग्ना कार्टा है क्या, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इस मैग्ना कार्टा के अंतर्गत इंग्लैंड के पोप यानी धार्मिक प्रमुख, सामंत प्रशासनिक प्रमुख है ना, सामंत कहाँ पर है, प्रशासनिक प्रमुख, और मध्यम वर्ग में व्यापारी वर्ग, इन लोगों को एक विशेषाधिकार राजा से मिल गया था। ठीक, उसी विशेषाधिकार को हमने इंग्लैंड का क्या बोला, मैग्ना कार्टा बोला। इंग्लैंड का समाज हमारे पास ये है, बस इस समाज के ढांचे को हर जगह लागू करना है, हर प्रकार की क्रांति यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, इंग्लैंड में राजा से, पोप यानी धार्मिक प्रमुख, सामंत यानी प्रशासनिक प्रमुख, क्योंकि प्रशासन के उच्च पदों पर कौन होगा, सामंत, और व्यापारी वर्ग, चूंकि उनके पास पैसा था इसीलिए इन वर्गों को राजा ने क्या दिया, विशेषाधिकार दिया। उस विशेषाधिकार को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषाधिकार दिया, उसी को क्या बोलेंगे, मैग्ना कार्टा बोलेंगे। ठीक है, अब इस विशेषाधिकार के लिए आगे चलकर धीरे धीरे एक निर्वाचित संस्था बनने लगी, और उस निर्वाचित संस्था में यही लोग रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके इन लोगों की निर्वाचित संस्था से संसद का गठन हो गया। अब ब्रिटेन में एक तरफ निर्वाचित संस्था के रूप में संसद है जिसके पास कुछ विशेषाधिकार अभी पूरे नहीं मिले, है ना। क्या है, कुछ विशेषाधिकार किसके पास है, संसद के पास है, जो कहाँ से आया, मैग्ना कार्टा से। धीरे धीरे 1215 से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उनको अधिकार मिलते जाएंगे। वैसे ही जैसे भारत में आपने देखा होगा 1857 के विद्रोह के बाद 1861 का एक्ट, 1892 के एक्ट, 1909, 1919, 1935 से धीरे धीरे क्या होता गया, अधिकार मिलते गए। मिले कि नहीं। सेम यहाँ पर भी हुआ, किसके बाद, मैग्ना कार्टा के बाद हुआ, और संसद नामक संस्था निर्वाचित बन गई। हमारे यहाँ पर भी आप देखिए 1861 में निर्वाचित संस्था नहीं थी, पहले वो मनोनीत होती थी, सरकारी लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहता था। धीरे धीरे मनोनीत से किस रूप में बढ़े, निर्वाचित की तरफ बढ़े, और एक समय निर्वाचित संस्था सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। बिल्कुल आप सभी को लिंक करते हुए जो हमारे पास पिछला व्यवहारिक ज्ञान है उसको ही ध्यान रखना है, और एक बार अच्छा आधार बनाए, हर जगह इसी को कट करके पेस्ट करना है, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे कंट्रोल में रहेगा। बस हमारे को इसको पता रखना है ना। यूरोपीय समाज में हम लोगों ने पहले से देखा था, ये कौन सा समाज है, कौन सा भाई, नगरीय, और ये ग्रामीण। ग्रामीण में उच्च वर्ग का व्यक्ति कौन है, सामंत है। और जैसे ही क्रांति होगी तो सामंत अपनी जमीन बेच करके कहाँ आ जाएगा, शहर में आ जाएगा, और सामंत ही क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, पूंजीपति बन जाएगा। ये हम देखेंगे आगे,
सही है, तो वो उच्च वर्ग में ही रहेगा, बस कन्वर्ट किधर हुआ ये दिमाग में रहे। चलो, तो पहला हमारे पास, अब हम एक तरफ राजनीतिक कारण लाएंगे। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में दो लोगों के बीच की लड़ाई होगी। एक लड़ाई है राजनीतिक रूप में किसके पास? राजा है, और दूसरे तरफ राजनीतिक क्षेत्र में एक निर्वाचित संस्था कौन सी बन गई है? संसद बन गई है। इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? संघर्ष है। एक प्रकार से इंग्लैंड की क्रांति राजा और किसके बीच? संसद के बीच क्या है? क्या है भाई? एक प्रकार का संघर्ष है। और अंततः राजा जो निरंकुश के साथ साथ, है ना, निरंकुश के साथ साथ वंशानुगत भी है ना, ये प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों का प्रयोग करे। संसद धीरे धीरे इस कारण क्या आ चुका है? क्या आ चुका है भाई? पुनर्जागरण आ चुका है, आ चुका ना। तो इस पुनर्जागरण के कारण धीरे धीरे संसद यानी आम व्यक्ति, क्योंकि पुनर्जागरण में हमने एक बात की थी, वो था व्यक्तिवाद, था ना? क्या? व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला था। तो संसद भी अब अपने अधिकारों के बारे में जानने लगेगी और अपने अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास करेगी। कौन? संसद। संसद कैसी है? संवैधानिक है ना। और वंशानुगत की जगह कैसी है? निर्वाचित है। ठीक। अब आप देखिएगा, ये पहला कारण के रूप में हमारे पास रहेगा। दूसरा नंबर का कारण जो धार्मिक होगा, हमारे पास पहले से पृष्ठभूमि बन चुकी। कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक कौन है? राजा है। राजा किस धर्म का? कैथोलिक धर्म का। प्रोटेस्टेंट कौन है? सामान्य जनता, यानी ये मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये कौन है? प्रोटेस्टेंट है, सामान्य जनता है ना। इसमें विशेषकर कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग यानी व्यापारी वर्ग, जो अभी क्या करने वाला है? हाँ जी। अब बहुत सारी संस्थाओं में इस प्रोटेस्टेंट लोगों को ही मौका दिया गया था, बहुत सारे जगह दिया गया। तो दूसरा जो कारण हमारे पास निकल कर आएगा वो कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट मीन्स कौन सा कारण बनेगा? धार्मिक कारण बन जाएगा, धार्मिक कारण बनेगा। ठीक है। और ये लड़ाई वास्तव में धार्मिक रूप में किसके किसके बीच है? कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट के बीच है। और ये हम अपने इस धर्म युद्ध जो 1562 से कब तक 1590 के बीच है, उसमें देख चुके। कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट की लड़ाई है वास्तव में। इस लड़ाई को सब जगह देखने का प्रयास करेंगे। कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट दूसरा कारण है। तीसरा नंबर, अब इस राजनीतिक कारण की एक श्रृंखला बना लेते हैं जल्दी से, और ये चार्ट आपको पता रहे। ठीक है। इंग्लैंड का राजा है ये चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। ये इंग्लैंड का क्या है? राजा है। यहाँ लिख देता हूँ, राजा चार्ल्स द्वितीय है। ठीक। इसके समकालीन, ये चार्ट आपको जरूर पता रखना है क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी और आपको भी पढ़ना है। इसके समकालीन फ्रांस में लुई 14वां था। लुई 14वां के बाद लुई 16वां के काल में क्या होने वाला है? फ्रांस की क्रांति होने वाली है। ठीक है। अब चार्ल्स द्वितीय की दो संतान हैं। एक का नाम है जेम्स द्वितीय और एक का नाम है मनमथ। क्या नाम है? मनमथ है। जेम्स द्वितीय उसकी वैध संतान है और मनमथ उसकी अवैध संतान है, क्योंकि इन्हीं के पृष्ठभूमि में पूरा इंग्लैंड की क्रांति हम समाप्त कर देंगे। जहाँ पर आपके पास जगह हो वहाँ पर ये चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इसी के साथ साथ हमारा काम बनेगा, अन्यथा बिगड़ जाएगा। चलेंगे। ठीक है। हम लोग राजनीतिक कारण में एक लड़ाई कौन सी लड़ेंगे? राजा बनाम संसद की। वो हमारे पास मैग्ना कार्टा से आई है। कहाँ से आई? मैग्ना कार्टा। और इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा के बारे में आप जानने लगे। दूसरी लड़ाई कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट की लड़ाई है वास्तव में, और वो अभी हम आगे देखेंगे। कैथोलिक कौन है वो तो हमको पहले से पता है, और प्रोटेस्टेंट कौन है वो भी पता है।
अब राजनीतिक कारण में एक और कारण जो घरेलू मामला है वो भी यहाँ रहेगा। घरेलू मामला में चार्ल्स द्वितीय राजा है, उसका समकालीन कौन है? लुई 14वां है। आपके पास जहाँ पर जगह हो वहाँ रख लीजिए, और ये आपको अपने दिमाग में बैठा के जाना है और मन से लिख के आना है। ये सब कहानी है, मैं सब चीज़ ऐसे कहानी के रूप में अपन लोग बात कर लेंगे। अब सोचो, चार्ल्स द्वितीय की 2 संतान है, एक का नाम जेम्स द्वितीय वैध है और मनमत कैसा है? अवैध है। स्वाभाविक रूप से जब चार्ल्स द्वितीय चला जाएगा तो इंग्लैंड की क्रांति के समय कौन रहेगा? जेम्स द्वितीय। कौन सी क्रांति के समय? इंग्लैंड की क्रांति के समय जेम्स द्वितीय है। अब जेम्स द्वितीय क्या करेगा? वैध संतान है, तो इसको मौका मिलना ही चाहिए। तो ये जो अवैध संतान है कौन? मनमत, उसको खूनी न्यायालय से मौत के घाट उतरवा देगा। देखेंगे किसको? मनमत को। अब जेम्स द्वितीय को ध्यान से देखते हैं। जेम्स द्वितीय की 2 पत्नी है ना? पत्नी नंबर फर्स्ट जो उससे मैरी नाम की संतान होगी। कौन? मैरी। और मैरी का विवाह हो जाएगा विलियम से। किससे होगा? विलियम से। और ये दोनों रहेंगे कहाँ पर? हॉलैंड में, है ना? कहाँ पर है? हॉलैंड में। पत्नी नंबर फर्स्ट मैरी चले गई कहाँ? हॉलैंड चले गई। और ये जो मैरी है ये वास्तव में प्रोटेस्टेंट धर्म की है। कौन से धर्म की? प्रोटेस्टेंट धर्म की है। अब हमारे को ये भी पता है कि संसद में जो लोग आने वाले हैं वो सब किस धर्म के आने वाले हैं? प्रोटेस्टेंट धर्म के। राजा किस धर्म का है? कैथोलिक धर्म का है। अब आम जनता इस बात को समझ चुकी थी कि हमको कैथोलिक धर्म से मुक्ति चाहिए, क्योंकि कैथोलिक धर्म कैसा था? रूढ़िवादी। याद है ना आपको? कैसा है? रूढ़िवादी धर्म है। और प्रोटेस्टेंट कैसा है? तार्किक। ये तो पहले से पता है, इसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं कि नहीं? अब आप सोचिए, वहाँ की जनता को इस बात का पता है कि जैसे ही जेम्स द्वितीय की मृत्यु होगी तो उसकी वैध संतान मैरी की तो क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। और वो कहाँ चली गई है? हॉलैंड चली गई है। और उसने क्या कर लिया है? विवाह कर लिया ना हॉलैंड में विलियम से। और वो उसने कौन सा धर्म रखा है? प्रोटेस्टेंट धर्म रखा है। अब इसकी पत्नी नंबर 2 हुई। पत्नी नंबर 2, ये पत्नी नंबर 2 जो है ये कैथोलिक धर्म से थी। कौन से धर्म से? कैथोलिक है। और इसकी बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। किसकी? 2 वाली की। लेकिन जैसे ही 2 वाली का लड़का हुआ तो फिर सबका दिमाग खराब हुआ कि ये क्या समझ के बैठे थे कि जैसे ही जेम्स द्वितीय की मृत्यु होगी तो हमारे देश को कैथोलिक धर्म से क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है। लेकिन बहुत दिनों बाद इसको दूसरी पत्नी को कौन क्या हो गया? लड़का हो गया। अब लड़का किस धर्म का है? कैथोलिक धर्म का। इसका मतलब फिर कैथोलिक धर्म बना रहेगा। इस बात पर विवाद हुआ, इसी बात पर विवाद हुआ। और इस विवाद के कारण अंततः क्या हो गई? क्रांति हो गई। ठीक है, बस एक कारण राजा बनाम संसद है और दूसरा विवाद जेम्स द्वितीय अंतिम माना जा रहा था क्या? कैथोलिक धर्म का राजा। और जनता कौन से धर्म की है? प्रोटेस्टेंट धर्म की है। बिल्कुल। अब हर जगह हम यहाँ चलें, फ्रांस में लुई 14वां है। लुई 14वां कैथोलिक धर्म का होगा। यानी सभी यूरोप की समाज में उच्च वर्ग का व्यक्ति कैथोलिक और निम्न वर्ग का और मध्यम वर्ग प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि इन्हीं ने तो अपनाया। ठीक है, इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि राजा कैथोलिक और जनता प्रोटेस्टेंट। और जनता चाहेगी कि निर्वाचित संस्था बनाकर धर्म कौन सा लाए? प्रोटेस्टेंट लाए। इस बात का प्रयास करेंगे। ऐसा फ्रांस में होगा, ऐसा ही कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा। लेकिन हॉलैंड के राजा ने कौन सा धर्म अपना लिया? प्रोटेस्टेंट अपना लिया। विलियम ने अपनाया है ना। तो अब इन्होंने कहा कि यार अब मौका किस बात का है कि किसको बुलाओ? मैरी और विलियम को कहाँ से बुलाओ? हॉलैंड से बुलाओ और उनको बोलो कि हम आपको अपना राजा मानते हैं, आप आइए। हम इसलिए आपको मानते हैं क्योंकि आप किस धर्म के हो और हम भी किस धर्म के हैं? प्रोटेस्टेंट के हैं। तो आराम से उनको बुलाया गया। उन्होंने सहर्ष आकर के
यहाँ पर सब कुछ किया और जेम्स द्वितीय आसानी से गद्दी छोड़ दिया। जेम्स द्वितीय भाग गया किसके यहाँ पर, लुई 14वां के यहाँ भाग जाएगा, भागेगा ना। और मैरी और विलियम यहाँ पर क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे और राजा बनेंगे, संवैधानिक राजतंत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र आ जाएगा, आएगा ना। और इस संवैधानिक राजतंत्र की पृष्ठभूमि बना दिया था। कौन बनाया, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रोल दार्शनिकों का होगा। किसका, दार्शनिकों का होगा। और इन दार्शनिकों में एक दार्शनिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जॉन लॉक। कौन, जॉन लॉक, ठीक है। दूसरा फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन। और तीसरा मूर। ये तीन दार्शनिक ब्रिटेन के हैं, इतना याद रखिए। मैंने आपको पिछली क्लास में ये कहा था कि हम दार्शनिकों को वर्गीकरण करेंगे, जो दार्शनिक जहाँ रोल प्ले करेगा उसी की वहाँ बात करेंगे, सही है। तो जॉन लॉक ने पहले ही सीमित राजतंत्र की अवधारणा दी थी। किसने, जॉन लॉक ने। सीमित राजतंत्र इज इक्वल टू संवैधानिक राजतंत्र। कैसा राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र में राजा कैसा रहेगा, नाम मात्र का रहेगा। वैसी अवधारणा कौन दे चुका है, जॉन लॉक। इसका मतलब 3 नंबर में हमारे को किसकी जरूरत है, जॉन लॉक की है, फ्रांसिस बेकन की है और मूर की है। और तीनों कहाँ के दार्शनिक हैं, ब्रिटेन के दार्शनिक है ना दार्शनिक, ठीक। चलो हो गया। अब हमारे पास इंग्लैंड की क्रांति की सारी पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो चुकी है और अब आपके पास जो दिया गया है उसमें यही बातें हैं। लेकिन आप देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की है, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा। वो 3 नंबर का प्रश्न है भाई, ध्यान रख लीजिए, कभी भी मिलेगा। और कब आया, 1215 में। क्या है वो आपको पता है। और हमारे को केवल और केवल क्या पता रखना है, यूरोपीय समाज का स्ट्रक्चर पता रखना है और धर्म रखना है कि कौन सा धर्म है, ठीक है। अब आपको जो बुकलेट दी गई थी इसके पहले मिली है ना, उसको निकाल लीजिए जल्दी से। उसमें इंग्लैंड की क्रांति का सारा यही बात है। इंग्लैंड की क्रांति गौरवमयी है। कब हुई है, 1688 में हुई है। गौरवमयी क्यों बोले, क्योंकि राजा अपने आप भाग गया। कौन, चार्ल्स द्वितीय के जब बाद में कौन था, जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड की क्रांति के समय यही था ना, ये भाग चुका और आसानी से क्या हुआ, बिना खून की बूंद बहाए काम हो गया। इतना आपको पता है। चलो, राजनीतिक कारण की पृष्ठभूमि पहले से बन गई। जेम्स द्वितीय अब हम जानते हैं कैसा होगा, निरंकुश होगा। उन निरंकुशता में क्या होता है अंदर देख लेंगे। संसद द्वारा अधिकारों के लिए किसके साथ संघर्ष चलेगा, राजा के साथ। ये बात हमारी हो चुकी है, इसको आप पढ़ेंगे, है ना। तीसरा नंबर खूनी न्यायालय। अब ये खूनी न्यायालय क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन है, मनमत है। मनमत तो स्वाभाविक रूप से विद्रोह करेगा। चार्ल्स द्वितीय के जले जाने के बाद 2 संतान है उसकी ना, एक वैध और दूसरी अवैध। अवैध भले हो लेकिन वो भी तो राजा बनना चाहेगा। और जैसे ही वो राजा बनने के लिए क्या करेगा, विद्रोह करेगा, तो उसको आप फांसी पे लटका दोगे। और फांसी पे लटकाने के लिए एक क्या बनाया जाएगा, न्यायालय बनाया जाएगा। इसका नाम क्या है, खूनी न्यायालय। कहानी आपके पास सब है, बस आपको ये इतना सा याद रखना है। मतलब आप जिस दिन परीक्षा देने जाए उस दिन ये कहानी का पार्ट आपको पता हो और ये आपको पता रहे। देखिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है हमारे साथ, जो मैंने फेस किया है वो बता रहा हूँ। परीक्षा के लास्ट दिन मैं सिर्फ इनको देख कर जाता था क्योंकि मुझे कहानी पहले से पता है। क्या होता है कि कई बार चार्ल्स द्वितीय की जगह जेम्स द्वितीय आ जाता है और जेम्स द्वितीय की जगह चार्ल्स द्वितीय आ जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट दिन मैंने इसलिए बोला था आपको कि ये बनाओ आप, ये प्रोटेस्टेंट इनकी कहानी, ये कहानी तो आपके ब्लड में आ जाती है ना, तो यहाँ समस्या बिल्कुल नहीं जाएगी। बस आपको कीवर्ड पकड़ने सीखना है और वो ये है। चलो आगे, जेम्स द्वितीय की असफल विदेश नीति। असफल विदेश नीति का मतलब है कि जेम्स द्वितीय किसके साथ, लुई 14वां के साथ संबंध बनाएगा। लुई 14वां किसका है, कैथोलिक है। ये भी कैसा है, कैथोलिक है। जनता का दिमाग खराब होगा कि बोले कि इसके साथ क्यों, क्योंकि ये तो शोषण किया फ्रांस में बहुत सारे किनका, प्रोटेस्टेंटों का। इस बात पर विवाद होगा, ठीक है ना। अगला नंबर देखो, धार्मिक कारण। इस धार्मिक कारण की पृष्ठभूमि हम बनाए ना धार्मिक कारण की। पहला, ये हमारे को पहले से मालूम है। देखो वहाँ जो लिखा है कि इंग्लैंड का राजा कौन है और वहाँ की जनता कौन है, ये तो पहले से मालूम है ना। पहला, टेस्ट अधिनियम बना था। कौन सा अधिनियम,
उसको स्थगित कर दिया गया। टेस्ट अधिनियम के अंतर्गत ये था कि प्रोटेस्टेड लोग सरकारी पदों पर होंगे। कहाँ पर होंगे? सरकारी पदों पर होंगे। अब सरकारी पदों पर राजा प्रयास करेगा कि कैथोलिक लोगों को लाए। किनको? तो वो प्रोटेस्टेड का दिमाग तो खराब होना ही है ना। टेस्ट अधिनियम क्या? बस प्रोटेस्टेड लोग कहाँ रहेंगे? सरकारी पदों में। राजा किस बात का प्रयास करेगा? कैथोलिकों को लाने का। और जैसे ही कैथोलिकों को लाने का प्रयास करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? असंतुष्ट हो जाएंगे, है ना। अगला नंबर, विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय ने विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करते हुए अनेक उच्च पदों पर किसको ला दिया? कैथोलिक को ला दिया। फिर गिरजाघर बनेगा, उसमें भी वही हाल होगा। धार्मिक अनुग्रह की घोषणा कर दिया, यानी ग्रांट देंगे। किसको देंगे? इंग्लैंड के कैथोलिक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 2 बार धार्मिक ग्रांट दिया गया। पहला, कैथोलिक व अन्य मतोवलंबियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिया और उस धर्म के पक्षपात किए बिना सभी लोगों के लिए राजकीय पद की क्या कर दिया? नियुक्ति। मतलब कैथोलिक बहुत सारी जगह आ जाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की क्या कर दी? स्थापना, जो किस पर? गिरजाघरों पर राजकीय श्रेष्ठता स्थापित करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। नवीन कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की, यानी सब किस तरफ पर जा रहा है? वो कैथोलिक की तरफ। तो प्रोटेस्टेंट वैसे ही ये स्थिति आ जाएगी। और मुख्य कारण क्या होगा? वो जो इस वाले पेज में लिखा है ना, लड़के का जन्म हो जाएगा, हॉलैंड के विलियम मैरी को आमंत्रण भेजेंगे, विलियम का इंग्लैंड का आगमन, जेम्स द्वितीय का पलायन, और विलियम और मैरी इंग्लैंड के क्या बन गए? शासक बन गए। जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म हुआ था, वो आपने कहानी देख ली ना। मतलब आप इतनी ही बात लिख पाओगे। आप पहले तो प्रयास ये करिए कि सरल बना लो, कहानी ही लिखना पड़ेगा लास्ट में, लेकिन आपके पास ये एक चार्ट चाहिए और दूसरा नंबर एक और ये 2 घटना चाहिए। और तीसरे नंबर पर सबसे देखिए, अगले पेज में जाओ। विलियम और मैरी शासक बने, ये बात सबको पता है ना। क्रांति कब हुई? 1688 में। अब हमारे पास 3 नंबर का एक और प्रश्न जिस पर आपको फोकस करना है। पहला प्रश्न हमारा क्या था? ये इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। अब दूसरा है क्रांति कब हुई? 1688 में। अगले साल 1689 में बिल ऑफ राइट्स आएगा और वो 3 नंबर का प्रश्न होगा। कौन सा? बिल ऑफ राइट्स, है ना। तो आप बिल ऑफ राइट्स 3 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लो। क्या? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। कब आएगा? 1689 में। अब यहाँ देखो, बिल ऑफ राइट्स मतलब एक प्रकार से उनका संविधान है, जैसे हमारा संविधान है वैसा ही है ना। उसमें 3 बातें। पहला, राजा सीमित राजतंत्र के तहत, यानी संवैधानिक राजा होगा, संवैधानिक राजतंत्र होगा, ये राजा के बारे में बोला। ठीक है। किसमें? बिल ऑफ राइट्स में। सामान्य जनता हमारे पास है, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या स्वतंत्रता मिलेगी, क्या समानता मिलेगी, ये किस में लिखा होगा? तो बिल ऑफ राइट्स 1689 3 भाग ऐसे बनाओ फटाफट, है ना। बिल ऑफ राइट्स कब? 1689। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, इस पूरी परीक्षा को व्यवहारिक बनाओ, जबान पर लाओ, सरल भाषा में कर लो। पुस्तक में जो कॉपी वॉपी में लिखा है ठीक है, आपके पास क्या आ गया? जो आ गया वही लिखने वाले हो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। ठीक है। बस क्या करना है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ का पकड़ना है ये ध्यान रख लेंगे। ये एक एरिया था हमारा कीवर्ड वाला, ये हमारे पास ये जरूरी है ना। और एक हमने क्या बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनाते जा रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं। चलो, तो क्या लिखा? बिल ऑफ राइट्स कब आया? 1689। किसके बाद आया? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के बाद। इतना तो पहले से पता रहना चाहिए ना। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के बाद आया, और इस राइट्स में अधिकार दिए गए होंगे। पहला, एक लाइन में, कैसा राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र। उसी को जॉन लॉक ने क्या नाम दिया था? सीमित राजतंत्र। किसने? जॉन लॉक। जॉन लॉक कौन है? इंग्लैंड का दार्शनिक है ना। अब आप एक साथ 3 नंबर की लिस्ट तैयार करते हो, वैसे कंफ्यूजन पैदा होता है। आप ये देखो कि किसने कहाँ जाकर रोल प्ले किया है। जिसने जहाँ जाकर रोल प्ले किया होगा उसको वहाँ पर तैयार कर लो, तो बेहतर हो जाएगा। चलो, कौन आ गया?
संवैधानिक राजतंत्र आ गया। दूसरा, जनता को क्या दोगे? अधिकार दो। तो क्या क्या मिलेगा जनता के अधिकार में? स्वतंत्रता, समानता की बात होगी, होगी, ठीक है, जनता को दे दिया हमने। अब हमारे पास इस बिल ऑफ राइट्स में जैसे हमारे यहाँ पर हुआ है, सेम वैसा यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, इनके यहाँ पर संविधान की जगह पर बिल ऑफ राइट्स है। संविधान सभा ने संविधान में सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया? संसद को दिया। और हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद सर्वोच्च। यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है, वहाँ लिख दो नीचे, तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा? संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, खत्म। भारत का और यहाँ का तुलना करके पॉलिटी पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। संसद की क्या कर दिया हमने? सर्वोच्चता। ये तीन आप बातें किस में हैं? बिल ऑफ राइट्स में है। कब आया, किसके बाद आया और किसमें क्या है, और इसके लिए कोई मुझे दिमाग लगाना नहीं है। जो मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ वही यहाँ पर है। और यहाँ पर पहली बार जॉन लॉक क्या लाया? सीमित राजतंत्र लाया। और सीमित राजतंत्र को ही क्या बोलते हैं? संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है राजा नाम मात्र का प्रमुख रहेगा और वास्तविक प्रमुख कौन रहेगा? संसद रहेगा, खत्म काम। चलो, अब आपके पास पूरा जो ये इंग्लैंड की क्रांति खत्म। अब इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो आपको प्रभाव पहले से मालूम है, देखो अच्छे से फटाफट, है ना। पहली बात तो संसद और राजा के बीच संघर्ष समाप्त। दूसरा संघर्ष किसके बीच चल रहा था? कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। ये संघर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसमें संप्रभुता निहित हो गई? संसद सर्वोच्च बन गई, ये तो पहले से ही मालूम है। दैवी सिद्धांत का क्या कर दिया गया? अंत, मतलब राजा में दैवत्व है ऐसा पहले माना जा रहा था, वो भी क्या हो गया? समाप्त। संवैधानिक राजतंत्र की क्या हो गई? स्थापना, वो जानते हो। सेना पर किसका अधिकार हो गया? हो ही जाना है। कैथोलिक खतरे का पूरी तरह से क्या हो गया? अंत हो गया। इंग्लैंड का धर्म एंग्लिकन घोषित हो गया, इससे इंग्लैंड में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बना। संसद द्वारा गृह और विदेश नीति का क्या होगा? निर्धारण होगा। यूरोप की राजनीति पर इनका प्रभाव पड़ेगा। और आगे इसी के कारण अमेरिकी क्रांति होगी। कौन सी क्रांति होगी? अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जितने पॉइंट्स हैं उनको एक साथ 1 2 3 कर ले। अंदर का कंटेंट आपको मालूम रहेगा। और अगर आपको ये प्रभाव पूछा गया और मालूम नहीं है तो भी आप इंग्लैंड की वर्तमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या लिख दो? प्रभाव लिख दो। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना ज़्यादा, मतलब आप अपने पास क्या है ऐसा सोचो और वैसा हर चीज़ को बनाओ, ठीक है। कि मैं मन से भी क्या लिख सकता हूँ। जितना आप मन से लिख पाओगे उतना बेहतर हो जाएगा ना। चलें आगे। कौन सी? हाँ, देखिए अभी 1688 और 1689 है। भारत में सोचो उस समय क्या है? मुगल का शासन है। मुगल में कौन है? औरंगजेब है ना। औरंगजेब तो धार्मिक कट्टरता लेके चल रहा है। यद्यपि मैंने शायद कल की क्लास में आपको बताया होगा, याद हो तो, जब इंग्लैंड में यानी यूरोप में कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट के बीच 1562 से 1590 का धर्मयुद्ध चल रहा था, धर्मयुद्ध। उस समय भारत में अकबर दीन इलाही चला रहा था। यहाँ धार्मिक कट्टरता, धर्मयुद्ध है, धार्मिक संघर्ष है। भारत में क्या चल रहा था? दीन इलाही। लेकिन आगे जाओगे तो मजबूरी है किसकी? औरंगजेब की, क्योंकि मराठा नीचे से क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। वो तो हिंदू धर्म वाले हैं ना, तब उसको क्या लाना पड़ेगा? कट्टर धार्मिक नीति लाना पड़ेगा। वो मजबूर है। कौन? औरंगजेब, क्योंकि नीचे से मराठों का क्या होने लगा? उद्भव होने लगा। क्या चीज? प्रोटेस्टेड? ये वाले का नहीं पूछेगा अभी। इंग्लैंड की क्रांति का भारत पर प्रभाव नहीं। अभी आप इंग्लैंड में अंग्रेजों को आने दीजिए और तब प्रभाव देखिए जब हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन चले, उसका प्रभाव पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तो औरंगजेब को खुद ही नहीं मतलब है कि इधर क्या हो रहा है, तो कहाँ से प्रभाव पूछ लेंगे हम। हाँ, रूसी क्रांति का भारत पर प्रभाव, ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का भारत पर प्रभाव, तो टीपू सुल्तान जैकोबियन गुट से जुड़ जाएगा, वो अच्छा है, ठीक है। हमारा यहाँ पर मुद्दा अभी ये है कि आप चीज़ों को सरल बना के कैसे तैयार करोगे। सही है, इतना समझ में आ गया सबको? आ गया ना। हमने कौन सा देख लिया? इंग्लैंड की क्रांति। अब हमारे पास केवल 3 बिंदुओं पर सिमट गई। एक,
तीसरा नंबर आपके कारण में नहीं है ना, उसमें लिखना है आपने को दार्शनिकों का प्रभाव, और दार्शनिकों में तीनों के नाम, जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन और कौन, मूर। उसमें लिख लीजिएगा जहाँ पर कारण वाले पार्ट में, कारण वाले पार्ट होंगे ना कहीं, वहाँ केवल आपको जोड़ देना है, सही है। उसमें भी जॉन लॉक जो है वो सीमित राजतंत्र की बात करेंगे। ओके, अब इस क्रांति के बाद, इस क्रांति के दौर में भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात करना है हमको, है ना। और इसको बांट देना है ना। अविनाश आ जाओ, रुक जाओ। इसका पीडीएफ भेज देना तुम। ये अभी तक हम लोग पुनर्जागरण को पढ़े, सही है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण की एक परिणति के रूप में हमने क्या देखा कि इंग्लैंड की क्रांति हो गई, है ना। धीरे धीरे करके पूरा पुनर्जागरण धीरे से कहाँ फैला, शुरुआत कहाँ हुई पुनर्जागरण की, इटली से हुई, और धीरे धीरे कहाँ फैला, यूरोप में, और यूरोप से कहाँ पहुँच गया, ब्रिटेन। कौन, पुनर्जागरण, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। पुनर्जागरण यहाँ तक फैला पूरा। पुनर्जागरण के बाद एक काल और आया, इसके बीच में हमने दो घटनाएं बड़ी बड़ी देख ली। बड़ी घटनाओं का मतलब था कि हमने भौगोलिक खोजें देखी और वैज्ञानिक खोजें देखी थी ना। कौन सी, भौगोलिक खोज और वैज्ञानिक खोजें देख ली। अब इसके बाद ब्रिटेन में क्या हो चुकी है, क्रांति हो चुकी है, सही। इंग्लैंड की क्रांति हो चुकी। अब हम औद्योगिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि बनाएंगे, ठीक। और ब्रिटेन में की 18वीं शताब्दी का दौर, इस 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति होनी है। कहाँ से, इंग्लैंड से। लेकिन 18वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना में प्रबोधन काल है। क्या है, प्रबोधन काल, ठीक। और ये आपके प्रश्न उसमें नहीं है, लेकिन इसको हमको जानना जरूरी है, ठीक है। कौन सा, प्रबोधन काल। ये प्रबोधन काल मुख्यतः ब्रिटेन में आया। कहाँ पर, इंग्लैंड, यहाँ इटली में क्या आया था, पुनर्जागरण आया था। और प्रबोधन कहाँ आया, ब्रिटेन में आया, ठीक है। और इस प्रबोधन काल में बहुत सारे दार्शनिकों का बड़ा रोल था। प्रबोधन भी एक प्रकार की वैचारिक क्रांति है। कैसी क्रांति है, वैचारिक क्रांति। जिस प्रकार से हमने कहा था कि इटली में होने वाली क्या, पुनर्जागरण भी क्या था, वैचारिक क्रांति थी। अभी रुक जाइएगा, मैं आपको बिल्कुल आपको जगह देंगे कहीं ना कहीं, इस पेज में नहीं तो कहीं आपके पास खाली जगह होगा, वहाँ बात करेंगे। लेकिन ये घटना बहुत अच्छे से जाना। यहाँ देखो ध्यान से, हमने इस बात को देखा था ना कि इटली से पहले क्या आया, पुनर्जागरण, और धीरे धीरे जर्मनी और फ्रांस से होते हुए कहाँ पहुँचा, ब्रिटेन पहुँचा। इटली में हमने दांते को कवि के रूप में देखा था। किसको, दांते के बाद फिर माइकल एंजेलो, है ना। कौन, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो सबसे अच्छा काम किया कहाँ, इसमें इटली में, ठीक है। मूर्तिकार है, चित्रकार है, बहुत सारी मूर्तियां बनाए आदि आदि। कौन, माइकल एंजेलो। उस पर क्वेश्चन भी आया। अब धीरे धीरे करके जर्मनी और फ्रांस से पुनर्जागरण आगे बढ़ा और पहुंच गया ब्रिटेन। जब तक वो ब्रिटेन पहुंचेगा तब तक ब्रिटेन में कौन सा काल आ जाएगा, प्रबोधन काल आ जाएगा। प्रबोधन भी एक प्रकार की वैचारिक क्रांति है। उसमें, उस वैचारिक क्रांति में, मतलब प्रबोधन की क्रांति में, यद्यपि लीडर ब्रिटेन होगा, और ब्रिटेन में अभी अभी हम लोग जॉन लॉक को देख कर आए। देखियो, जॉन लॉक ने क्या दिया, सीमित राजतंत्र की अवधारणा दी, सही है। लेकिन उस प्रबोधन में बहुत सारे फ्रांसीसी चिंतक थे। कहाँ के, फ्रांस के रहने वाले चिंतक, उनका बड़ा रोल रहा, है ना। कहाँ के, फ्रांस के। उसमें वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिदरो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले। यहाँ के तो हम देख चुके, तीनों के नाम मालूम है। पहला लॉक
फ्रांसिस बेकन और मूर, 3 लोग हैं। इटली के भी हम अलग कर चुके हैं, अब हमारे को किसके चाहिए? फ्रांस के चाहिए। और प्रबोधन की क्रांति शुरुआत होगी और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको चिन्हित करना है ना। इसको आप अलग अलग करके देख लीजिएगा। पहला, एक पुनर्जागरण बोला हमने और एक बोला प्रबोधन। इन दोनों का अंतर अगर हम अच्छे से समझ गए, है ना, यानी प्रबोधन काल और एक कौन सा काल था? पुनर्जागरण काल। इन दोनों का अंतर समझना है और ये बहुत भारी चीज़ें नहीं है। पुनर्जागरण आपने कहाँ देखा था? जल्दी बोलो। इटली में। और प्रबोधन को आप कहाँ देख रहे हैं? ब्रिटेन में देख रहे हैं। यद्यपि ब्रिटेन के साथ साथ कौन रोल प्ले करेगा? फ्रांस के दार्शनिक करेंगे, है ना। इटली में ये भी कैसी क्रांति है? वैचारिक क्रांति थी। इसके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, वैचारिक क्रांति। और यहाँ पर भी ब्रिटेन में आई है, ब्रिटेन प्लस फ्रांस। लीडर कौन है? ब्रिटेन है। यहाँ पर लीडर इटली था। ये भी वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति। ओके, अब इन दोनों में अंतर देखिएगा। जब हम पुनर्जागरण की हमारी समझ अच्छी बन गई हो तब तो हम मानेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री पर हमारी पकड़ बन गई, है ना। पुनर्जागरण में हम बोल रहे थे पुनः जागना, ऐसे ही बोल रहे थे ना। क्या बोल रहे थे? पुनः जागने का मतलब है अतीत की गौरवमयी व्याख्या। पुनः जागना मतलब पीछे कुछ अच्छा रहा होगा, किसकी? अतीत की कैसी व्याख्या थी? गौरवमयी व्याख्या, गौरवमयी व्याख्या। इसका मतलब अतीत में जो भी सिद्धांत रहे होंगे वो अच्छे थे, ऐसा मानकर कौन चलेगा? पुनर्जागरण चलेगा। और पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण घटना में क्या था? मानववाद था। ये हम तो जानते ही हैं, जान रहे हैं ना। यानी पुनर्जागरण सिद्धांतों पर बल देता है। किस पर? और सिद्धांत भी कौन से सिद्धांत? अतीत के, अतीत का ज्ञान। पुनर्जागना तभी तो मतलब, पुनर्जागरण का मतलब पिछले वाला ज्ञान पर फोकस करना। यानी पुनर्जागरण यद्यपि वैचारिक क्रांति है, पुनः जागना कहता है, लेकिन अतीत की व्याख्या करता है, यानी अतीत के सिद्धांतों पर बल देता है। और इसमें कौन फोकस है? मानववाद, है ना। जैसे ही मानववाद फोकस होगा तो इसके केंद्र में कौन आ जाएगा? व्यक्तिवाद आ जाएगा, व्यक्तिवाद आ जाएगा ना, ठीक है। प्रबोधन काल भी एक वैचारिक क्रांति है, लेकिन ये पुनः जागना मतलब अतीत की ओर नहीं जाना चाहता। ये जाना चाहता है सिद्धांत की जगह पर व्यवहारिक ज्ञान की ओर। कैसा ज्ञान? व्यवहारिक ज्ञान पर फोकस होना चाहता है, व्यवहारिक ज्ञान पर फोकस होना चाहता है। और कहता है कि उसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जो मानव के उपयोगी हो, और जो ज्ञान मानव के उपयोगी नहीं है उसको प्राप्त मत करो। कौन कहता है? प्रबोधन के चिंतकों का कहना है। प्रबोधक के चिंतक ये सैद्धांतिक ज्ञान की बात कर रहे थे। ये कौन से ज्ञान की बात करते हैं? व्यवहारिक ज्ञान। उसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जो मानव के लिए क्या हो? उपयोगी हो। उस ज्ञान को प्राप्त करो, अन्यथा बिल्कुल प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचो, पुनर्जागरण के बाद 2 घटनाएं हुई थी। पहला नंबर वैज्ञानिक खोज, है ना। इसका मतलब वैज्ञानिक खोज की गई होगी। उस वैज्ञानिक खोज में खोजा गया होगा सिद्धांत। क्या खोजा गया होगा? सिद्धांत एक वैज्ञानिक खोजेगा, ठीक है। और एक तकनीशियन, है ना, उसको देखिए आप, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक के वायर सुधारने आता है, उसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। कैसा नॉलेज? व्यवहारिक नॉलेज होता है ना, ठीक है। पुनर्जागरण प्रबोधन काल का कहना है कि हम इन दोनों को जोड़ दें। किसको किसको जोड़ दें? विज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान और तकनीशियन का प्रैक्टिकल ज्ञान को यदि क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो वास्तव में वो ज्ञान कैसा होगा? व्यवहारिक ज्ञान होगा। इस बात पर इनका फोकस है। और आपने देखा होगा कि पुनर्जागरण किसकी खोज की बात कर रहा था? अतीत की खोज, है ना। मानववाद पर फोकस, एक व्यक्ति पर फोकस है, ठीक है। ये मानववाद की जगह, यानी एक व्यक्ति की जगह
समूह के हित, किसके हित? समूह के हित पर ये फोकस थे। कौन? प्रबोधन काल वाले। और समूह के हित पर फोकस होते ही लाक ने सीमित राजतंत्र की बात की। यानी सीमित राजतंत्र में राजा एक व्यक्ति का हित यानी व्यक्तिवाद, और यहाँ पर क्या हो गया? समूह का हित, यानी व्यक्ति के हित की जगह समूह का हित, यानी क्या? समाजवाद। किसका? समाजवाद पर फोकस हो गया। कौन? प्रबोधन काल का चिंतन। और इसमें एक से बढ़कर एक के बाद एक बहुत सारे लोग आए। किसमें? प्रबोधन काल में, और उन्होंने अपने अपने विचार दिए। ठीक है, अब इनको कौन सा ज्ञान चाहिए? प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। ठीक है, हम पुनर्जागरण के पहले चले थे, तो पुनर्जागरण के पहले की स्थिति है ना, उसको धर्मयुग बोलते थे ना। कौन सा युग? धर्मयुग। मुझे इधर लिखने के लिए जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, चलेगा ना? अब आप देखिए, इस धर्मयुग में आपने प्रयास किया था कि ईश्वर पर बल दिया, यानी क्या? पारलौकिकता पर बल दिया था। नो डाउट पुनर्जागरण किस पर बल दिया था? पुनर्जागरण तो अलौकिकता पर बल दिया था कि नहीं? क्योंकि मानववाद के साथ क्या जुड़ता है? यानी इसके पहले पारलौकिकता, इसके बाद पारलौकिकता यानी दैवी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दैवी सिद्धांत, यानी देवताओं के आधार पर चलेगा। अभी आप इंग्लैंड की क्रांति में भी यही कह रहे थे कि दैवी सिद्धांत का क्या कर दिया? अंत कर दिया गया ना। राजा के पास में देवता के समान शक्ति ये सब गायब हो गई। वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई? संसद के पास आ गई। पारलौकिकता दैवी सिद्धांत के स्थान पर इन लोगों ने प्रकृति पर सब कुछ फोकस किया, और उन्होंने कहा प्रकृति के नियम शाश्वत होते हैं। शाश्वत का मतलब हमेशा बदलने वाले होते, नहीं बदलने वाले, शाश्वत होते हैं। ये इनका फोकस है। किनका? प्रबोधन काल का। मतलब प्रबोधन काल पूरी तरह से किस पर टिक गया? प्रकृति पर टिक गया। टिक गया। कौन? प्रबोधन काल पूरी तरह से कहाँ जाकर टिक गया? प्रकृति के ऊपर जाकर टिक गया, और प्रकृति के रहस्य को खोज करके फिर प्रकृति के अनुसार वो चलना शुरू करेगा। मैंने आपको ये दिया है, देखो इसमें यही बातें हैं। यहाँ लिखा था प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषता, लिखा है, देखो अच्छे से। इस प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषता, प्रबोधन काल का क्या तात्पर्य ऊपर लिखा होगा, वो आप समझ गए। इसके पहले हमने पुनर्जागरण का तात्पर्य देखा था, अब किसका देखा? प्रबोधन का तात्पर्य देख लिया, सही है। उसके बाद पुनर्जागरण के साथ इसकी तुलना है। जो मैं अभी बात कर रहा था किसके साथ? पुनर्जागरण किसकी तुलना हो रही थी? प्रबोधन की। ये आपके दूसरे पैराग्राफ में है, अच्छे से देखो। पहले एक पैराग्राफ में प्रबोधन का क्या अर्थ है, दूसरे में पुनर्जागरण के साथ उसकी तुलना है। पुनर्जागरण मानववादियों का बल किस पर है? सिद्धांत पर। दूसरे पैराग्राफ में है ना, सिद्धांत पर बल है, अतीत से प्राप्त ज्ञान की ओर था। वहीं प्रबोधनकालीन चिंतन उसी ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे जो मानव विवेक से समर्थित हो और वास्तविक जीवन में कैसा होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर अगर हमको समझ आ गया। अब प्रबोधनकालीन जो लोग हैं उनका मुख्य फोकस कैसे ज्ञान पर है? व्यवहारिक ज्ञान। इनका फोकस कैसे ज्ञान पर था? सैद्धांतिक ज्ञान पर, और वो भी ज्ञान किधर का था? अतीत का ज्ञान। ये मानववादी लोग हैं, ये तो हमको पहले से पता है ना, ठीक है। और ये व्यवहारिक ज्ञान पर फोकस है। व्यवहारिक ज्ञान आएगा कहाँ से? तो ये ऐसे आएगा। और समूह के हित पर फोकस करेंगे तो समाजवाद आ जाएगा। और समाजवाद को सीमित राजतंत्र के रूप में कौन लाया? जॉन लॉक। अभी बाकी बातें होंगी, देखो अच्छे से। प्रबोधन काल की विशेषता, पूरी तरह से प्रकृति पर फोकस, यानी दिमाग में केवल क्या रहे? प्रकृति रहे, और यहीं से फिर प्रकृति के रहस्य खोजने शुरू हो जाएंगे, होंगे ना। पहला देखो, प्रकृति के नियमों पर बल, क्योंकि प्रकृति के नियम कैसे हैं? शाश्वत है, इसलिए इसके रहस्यों को कैसे खोजोगे? कार्य कारणवाद से। का मतलब होता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, इससे खोज लगाओगे। प्रकृति के क्षेत्र में दैवी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वर्षा होने के लिए वर्षा के देवता की जरूरत है तो ये बेवकूफ़ी है, ये कहना वो चाह रहा है। तो भारत में खूब चला ऐसा। चलो, मानव विवेक ही बुद्धि या ज्ञान का आधार है, यानी ज्ञान का आधार ईश्वर नहीं है, बल्कि कौन है? मानव का विवेक है। विवेक से परिचालित मनुष्य का भविष्य कैसा होगा? यानी मनुष्य को विवेक से संचालित होना चाहिए, है ना।
मन बुद्धि विवेक होता है ना, फिर बात करूंगा कभी। राजनीतिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो या आर्थिक संस्था हो, उनको किसके आधार पर बनाना चाहिए? प्रकृति के नियम पर बनाया जाना चाहिए। हमने अभी चर्च व्यवस्था बनाई, वो प्रकृति के नियम पर नहीं बनी है, धर्म के आधार पर बनी, दैवी सिद्धांत पर बनी है। अब जितनी संस्था आप बनाओगे वो सब किसके पर? प्रकृति। मतलब ये पूरा का पूरा अगर प्रबोधन काल बोले कि प्रबोधन काल मुख्यतः किस पर फोकस था? प्रकृति के नियम पर फोकस था, तो बात सही है। प्रबोधन काल के अनुसार प्रकृति के नियम कैसे होते हैं? शाश्वत होते हैं। इसके इर्द गिर्द ही आप पूरी कहानी बुनिए, है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। हो जाएगा। चलें आगे। चलिए अगला नंबर कहा कि इस चिंतन में जीवन में क्या लाना है? आनंद प्राप्त करना है, न कि क्या प्राप्त करना? मोक्ष। मोक्ष कहाँ प्राप्त कर रहे थे आप? इधर धर्म युग में। उभरते मध्यम वर्ग द्वारा निरंकुश राजतंत्र और चर्च को क्या दी गई? चुनौती दी गई। किसके आधार पर? प्रबोधन और प्रकृति के नियम के आधार पर। विज्ञान की सैद्धांतिक शिक्षा एवं तकनीशियन की व्यवहारिक शिक्षा का सम्मिश्रण ही व्यवहारिक ज्ञान है? यानी भौतिक शास्त्र और गणित आप करीब करीब आ गए, ऐसा कह रहे हैं। प्रबुद्ध चिंतक वाल्टेयर इन आदि ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा दी, सबका दिया गया है। ये जितने प्रबोधनकालीन चिंतक हैं इनका एक आप सारणी बना लो और इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा 3 नंबर में, तो एक शब्द तो पहले से ही लिखना है कि वो प्रबोधनकालीन चिंतक है। प्रबोधनकालीन चिंतक को 2 भाग में बांट लो, अच्छा होगा, सही है। और इसमें सबसे ज़्यादा अभी हम लोग ब्रिटेन के देख रहे थे, उनमें से एक किसको देख लिया था? जॉन लॉक को, है ना। जॉन लॉक 3 नंबर में लिख लेंगे। इसमें फ्रांसीसी लिख लो पहले, फ्रांसीसी, है ना। इस फ्रांसीसी में सबसे पहला नाम वाल्टेयर का, क्रम से ही लिखिएगा। कौन? वाल्टेयर। वाल्टेयर के बाद मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू के बाद दिदरो, दिदरो के बाद रूसो, दिदरो के बाद रूसो। ये फ्रांसीसी हैं चारों। हाँ, नहीं, पहले वाल्टेयर, वाल्टेयर के बाद मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। पहले क्या लिखा? वाल्टेयर, वाल्टेयर के बाद मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और अब वाल्टेयर, वाल्टेयर के सामने लिखो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। किसके द्वारा? वाल्टेयर द्वारा। हो गया। उसके बाद अगला नंबर कौन है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। और स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा था इन्होंने, है ना, लिखा था कि नहीं? कानून की आत्मा किसने लिखा? हाँ जी, स्पिरिट ऑफ लॉस। हो गया। कौन लिख दिया? मॉन्टेस्क्यू लिख दिया। चलो, मॉन्टेस्क्यू के बाद दिदरो, दिदरो ने एक विश्वकोश लिखा, विश्वकोश। उस विश्वकोश में विज्ञान, धर्म, राजनीति, समाज सब के बारे में लिखा, सब के बारे में लिख दिया। किसने? दिदरो ने। और दिदरो के बाद आया रूसो, और रूसो सबसे ज़्यादा रेडिकल व्यक्ति था, है ना। कैसा व्यक्ति है? रेडिकल व्यक्ति है। और उसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, है ना। सामान्य इच्छा,
का सिद्धांत दे दिया। ठीक है, अब आपको मैंने जो दिया हूँ उसमें देखिएगा, उसमें रूसो के बारे में ज़्यादातर लिखा है, क्योंकि इस पूरे प्रबोधन काल के चिंतन में सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्ति दो लोग था। एक मॉन्टेस्क्यू अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में, और दूसरा कौन? रूसो। संभव है इनसे रिलेटेड 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तब हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट अब हमारे पास लगभग आने लग जाएगा, आएगा। हम ये जितनी बातें थी किसकी? पुनर्जागरण की, ये हमारे पास है ऑलरेडी। इसके अलावा प्रबोधन काल की बहुत सारी बातें हैं। सारे लोग किस पर फोकस करेंगे? प्रकृति के नियम पर। और प्रबोधन काल का चिंतक अगर मॉन्टेस्क्यू भी पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा, ये सुन लीजिएगा। मैं ये कहूँगा कि प्रबोधनकालीन चिंतन की शुरुआत वॉल्टेयर ने किया। किसने किया? वॉल्टेयर। वॉल्टेयर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था, जो ब्रिटेन की यात्रा करता है। कहाँ की यात्रा करता है? ब्रिटेन की यात्रा करता है। और जब वो ब्रिटेन जाता है तो यहाँ पर जॉन लॉक, याद है आपको? कौन? जॉन लॉक सीमित राजतंत्र की अवधारणा देता है। ये तो पहले से तय हो चुका ना। कहाँ पर? जॉन लॉक ने क्या दिया था? सीमित राजतंत्र की अवधारणा दिया। वॉल्टेयर जॉन लॉक से मिले और इस बात से परिचित हुए कि फ्रांसीसी समाज की तुलना में ब्रिटेन का समाज ज़्यादा क्या ला चुका है? प्रबोधन ला चुका है, यानी यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, और ब्रिटेन में पहले ही इंग्लैंड की क्या हो चुकी है? गौरवमयी क्रांति 1688 में हो चुकी है ना, हो चुकी है। फिर अब वॉल्टेयर को प्रबोधन काल का प्रारंभिक चिंतक कहते हैं। वॉल्टेयर की जो बात है उसमें उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, और इन दोनों पर प्रहार करने का वो प्रयास करेंगे। राजा और किस पर? पोप और चर्च पर। और किस पर प्रहार करेंगे? सामंतों पर। ये तो उनका काम ही है, काम तो उनका यही रहेगा ना। क्या काम करेंगे तो आपको पता है, उन पर प्रहार करेंगे। और प्रबोधनकालीन चिंतक होने के कारण प्रकृति के नियम पर फोकस करेंगे। वॉल्टेयर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया, लेकिन अभी वो राजा का विरोध नहीं कर पा रहा है। कौन? वॉल्टेयर। यानी प्रबोधन काल का प्रणेता यद्यपि वॉल्टेयर है, लेकिन वॉल्टेयर के काम को आगे कौन बढ़ा देगा? मॉन्टेस्क्यू बढ़ाएगा। और क्या कहेगा? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए। इसका मतलब राजा के काम अलग और संसद का काम अलग होना चाहिए। इसी को तो क्या बोलोगे? शक्ति का पृथक्करण बोलोगे। और शक्ति का पृथक्करण होगा तभी जनता को सही ढंग से अधिकार मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। और नहीं तो दोनों ही लड़ते रह जाएंगे। ये कौन दिया ऐसा? मॉन्टेस्क्यू दिया। क्या? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और स्पिरिट ऑफ लॉस। मतलब राजनीतिक दर्शन या चिंतन को नया स्वरूप देने वाला व्यक्ति कौन है? मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि यार लड़ने से क्या मतलब है, राजा अपना काम करे और संसद अपना काम करे। दोनों के बीच क्या होना चाहिए? शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में क्या है? शक्ति का पृथक्करण है। ऐसा कौन बोला? मॉन्टेस्क्यू बोला। ठीक है, अब मॉन्टेस्क्यू के अलावा दिदरो रूसो का पूर्वगामी है। मीन्स ये भी थोड़ा रेडिकल टाइप का व्यक्ति था। कौन? दिदरो। परिवार में इसका विवाद हुआ खूब सारा, परिवार के लोगों से। किसका? दिदरो से। पिता से कभी जमी नहीं। ठीक है, तब उसने पूरे क्या लिखा? एक विश्वकोश लिखा, और विश्वकोश में सब के बारे में लिख दिया। करेगा क्या? ये भी वही करेगा। चर्च की आलोचना और राजा की आलोचना, सामंतों की आलोचना, तो उनका काम है। मतलब आप सोचिए, सब का काम क्या है वो डिसाइड है, इनको बोलना कैसा है वो भी डिसाइड है। मतलब आपको कट और क्या करना है? केवल पेस्ट। और उनका एक एक सिद्धांत पर पकड़ना है। वॉल्टेयर की व्यक्ति की स्वतंत्रता, जॉन लॉक की सीमित राजतंत्र, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, दिदरो का विश्वकोश, और रूसो रेडिकल व्यक्ति है। अब ये सामान्य व्यक्ति की इच्छा की बात करेगा। ये वास्तव में बात कहेगा कि सामान्य व्यक्ति को अधिकार मिले। यानी ये जो हम बोल रहे थे ना, कौन सा हित? समूह का हित। इसकी बात करने वाला व्यक्ति कौन? रूसो है। यही कर पाया। ये भी नहीं कर पाया था कौन? न वॉल्टेयर कर पाया था, न मॉन्टेस्क्यू। लेकिन ये रेडिकल मीन्स अतिवादी, आमूलचूल परिवर्तन करने वाला, ये व्यवस्था ही उलट देना चाहता है, राजा होना ही नहीं। ये कौन बोला?
रूसो बोला, और रूसो के कारण ही उल्टेगा, फिर उल्टेगा ना, कौन सी क्रांति आएगी भाई? फ्रांसीसी क्रांति आएगी। अब बताइए, आपके पास एक सीक्वेंस में चीज़ें हैं, बिना शरीर पर दिमाग पर दबाव दिए कूल तरीके से धीरे धीरे क्या करो, चीज़ों को कैप्चर कर लो। यदि आपने ये कर लिया, अब देखिए हमारे पास ब्रिटेन के अलग जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन और मूर, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल प्ले कहाँ कर रहे हैं? फ्रांस के। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मॉन्टेस्क्यू पर पूछे, मान लेता हूँ मैं, किस पर पूछे? मॉन्टेस्क्यू पर, और मैं मॉन्टेस्क्यू पर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो मेरा आंसर अन्यों से बेहतर रहे। मैं बात करूँगा पहले कौन से काल की? पुनर्जागरण में क्या? प्रबोधन काल में क्या? प्रबोधन काल का प्रणेता कौन? वॉल्टेयर। उसके काम को आगे बढ़ाया, और फिर आगे जाकर के यही काम अंत में कहाँ करोगे आप? रूसो पर जाकर समाप्त करोगे। वॉल्टेयर को लेकर मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत बना दिया, राजनीतिक दर्शन का सिद्धांत खड़ा किया, यानी राजनीतिक शास्त्र को खड़ा किया। कौन? मॉन्टेस्क्यू। लेकिन समूह के हित की वास्तव में बात कौन किया? रूसो किया, और सामान्य इच्छा का सिद्धांत लाया, और अब उस पर आपके पास पूरी कहानी है, देखो अच्छे से। यानी सब कुछ रूसो के माध्यम से हुआ, और रूसो पर हमने एक अच्छा आपको दिया है लिख करके। रूसो प्रबोधन काल के प्रमुख फ्रांसीसी विचारक हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। प्रकृति प्रेमी तो होगा ही, क्योंकि हम किस पर फोकस हो गए हैं अभी? प्रबोधन काल पूरी तरह से किस पर फोकस है? प्रकृति पर फोकस हो गया। प्रकृति प्रेमी व तत्कालीन अन्य प्रबुद्ध चिंतकों की तुलना में अधिक कैसा है? रेडिकल है। अभी सब में देखिए, सभी में कौन ज़्यादा रेडिकल? रूसो है। जहां अन्य चिंतकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही, वहीं रूसो ने सामान्य इच्छा यानी आम जनता की इच्छा की अवधारणा से जन संप्रभुता पर बल दिया। अभी हम लोग जन संप्रभुता की जगह संसद की सर्वोच्चता की बात कर रहे थे। वहाँ किसकी बात? संसद की सर्वोच्चता है ना, मतलब संसद में प्रतिनिधि तंत्र आएगा। कौन सा? प्रतिनिधि तंत्र, यानी इसी से प्रतिनिधि तंत्र बाहर निकलेगा। अब जनता पर फोकस करिए, जनता का हित होना चाहिए, समूह का हित होना चाहिए। इन्होंने सामान्य जनता की इच्छा और राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये 3 नंबर में आ सकता है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। या उनकी पुस्तक आ सकती है कौन सी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, शायद एक बार आ चुकी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ चुकी है। अब देखिए, इनका समाजवाद का पिता है। क्यों समाजवाद का पिता? क्योंकि समूह का हित की बात किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, किसका नारा है? समाजवाद का। ठीक है, समाजवाद का पिता क्योंकि समानता पर बल। अरस्तु के विपरीत समुदाय की स्वतंत्रता पर बल दिया। प्रजातंत्र का पिता है समुदाय के प्रति रूसो का झुकाव उसे प्रजातंत्र का पिता बनाती है। उसने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी। उसने घोषित किया कि सामान्य इच्छा ही प्रभु की इच्छा है, लेकिन इससे अनजाने में निरंकुश प्रजातांत्रिक सरकार को सहायता मिल जाएगी, वो बात का मैटर है। ठीक है, जैसे रॉब्सपियर को मिल गया था। स्वच्छंदतावाद का पिता है, आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता है, और इसी के कारण अंत में लिखा होगा कौन सी क्रांति होगी? लास्ट में लाइन लिखी है, एक लाइन में है ना, फ्रांसीसी क्रांति लिखा है कि नहीं? किसके कारण हुई? रूसो के कारण हुई। तो हो सकता है 6 नंबर के प्रश्नों में 2 व्यक्ति टारगेट में रहे। पहला नंबर मॉन्टेस्क्यू और दूसरा नंबर रूसो। और रूसो के पास या अब कोई भी आएगा, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ठीक ठाक है ना, और आप बेहतर लिख पाओगे। सही है, चलो। तो ये एक सामान्य पृष्ठभूमि बन चुकी हमारे पास, बनी है। हमने बहुत इजी गोइंग अभी कौन सी क्रांति देखी? इंग्लैंड की क्रांति। उसमें संवैधानिक राजतंत्र लाया, लेकिन अब हम संवैधानिक राजतंत्र की रूप के बाद फ्रांसीसी क्रांति में वास्तविक राजतंत्र लाएंगे, और निर्वाचित संस्था ही सब कुछ होगा। राजा का रोल समाप्त कर देंगे। कौन सी क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये पता होना चाहिए, इतने से सब कुछ हो जाएगा। पृष्ठभूमि कौन बना दिए हैं? अरे रूसो बना दिए, अभी तो बनाए हो आप। किससे बनवाए? रूसो से बना दिए। ठीक है, तो अगला काम हमारा अब आसान है। स्ट्रक्चर आपके पास बना है ना। बस इंग्लैंड की क्रांति में धर्म का रोल दिख रहा था। किसका रोल? धर्म का रोल। यहाँ जाएंगे तो इन रोलों का समापन हो जाएगा। इंग्लैंड की क्रांति के बाद आपने देखा कि उसकी कड़ी अमेरिकी क्रांति है। कौन सी? अमेरिकी क्रांति। और कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो भी लोग गए हैं, कहाँ पर? अमेरिका में। वो कहाँ के हैं?
ब्रिटेन के। और कौन से लोग गए थे वो तो आपको पहले से पता है ना, यही है ना, यहाँ पर न्यू इंग्लैंड बसाया। ब्रिटेन के सारे कैसे लोग, गरीब रिक्शा चलाने वाले लोग यहाँ चले गए, और उन्होंने ही फिर आगे चल के क्या कर दी, अमेरिकी क्रांति कब हो गई, 1776 में। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई, 1688 में। मैग्ना कार्टा कब आया, हाँ 1215 में। बिल ऑफ राइट्स आया 1689 में। 1776 में अमेरिकी क्रांति हो गई, और एक बार पहली बार क्या बना, लिखित संविधान बना ना। और यहाँ पर भी एक प्रकार का समझौता हुआ, किसके बीच, राज्यों के बीच, और राज्यों के बीच समझौता हो करके एक क्या बना, संघ। और विश्व में एक संघीय ढांचा कहाँ से आया, अमेरिका से आया। अब लिखित संविधान है, और मुखिया कौन है यहाँ पर, चुना हुआ व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। इसका मतलब ब्रिटेन में की अगली कड़ी ये है, अब यहीं के सैनिक जाएंगे और कौन सी क्रांति करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। कब होगी, 1789 में हो जाएगी ना। और वही समाज, वही स्ट्रक्चर, यहीं के सैनिक जा करके क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे। कौन सी, फ्रांसीसी क्रांति। सही है। तो अब हमारा आगे का काम जो है वो सरल है। कठिन प्रश्न हमारे पास दो थे, एक प्रबोधन काल वाला, उसकी हमारी समझ है, और दूसरा ये जितने सारे क्या देखे थे हमने अभी, ये चिंतक है ना, इनके बारे में आपको कड़ी पता रहे। अब हमारे पास चिंतकों का भी डर खत्म। एक तो हमने इटली के चिंतक देखे, दूसरे कहाँ के देख लिए, ब्रिटेन के देख लीजिए, पहले देख लिया, और अब कौन सा देखा, फ्रांस का। इनको 3-3 नंबर के लिए तैयार करो, 6 नंबर के लिए किसको तैयार करोगे आपको पता है। अब यहाँ तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक औद्योगिक क्रांति से समाज को ओपन करना है, वो एक अलग सिनारियो है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि औद्योगिक क्रांति के पहले हमारे दिमाग में कौन सी है चीज़ें, फ्रांसीसी क्रांति, मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि क्या करेंगे हम। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फिर आप क्या देखें, वो वाली देखें, औद्योगिक क्रांति देखें, फिर औद्योगिक क्रांति के साथ आगे जाएंगे, ठीक है। चलो।